हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो है जो हमने अभी स्टार्ट किया है एसएससी जीडी का बैच। तो एसएससी जीडी के बैच के अतिरिक्त मैं बात करूं तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। मैं उम्मीद करूंगी सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, ये हमारा सेशन है सेल के बारे में। और देखिए सेल ना एक लेंथी टॉपिक है और लेंथी टॉपिक के साथ मैं बात करूं तो ये हमारा जो ये यूनिट है ये खत्म होने वाला है 4 से 5 वीडियो में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेल टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सेल टॉपिक में हम आज देखने वाले हैं सिर्फ ब्रांचेस और कुछ हम मेन पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पॉइंट को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी जो सेकंड वीडियो होगा, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी किसके ऊपर रहने वाला है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो न्यू टॉपिक है। एक तरीके से बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग है वो सेल से ही, बायोलॉजी जो हमने स्टार्ट करना है वो इस यूनिट से ही स्टार्ट होना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ईंट की। अगर ईंट नहीं होगी तो कैसे घर बनेगा, राइट? अब देखिए जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी यानी हमारा शरीर बनने के लिए हमें जरूरत होती है सेल की। सेल क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। क्या है सेल? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? अंग नहीं, ऑर्गन नहीं होता है, यूनिट होती है यानी इकाई होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये सेल नहीं होती तो हमारे शरीर का कैसे डेवलपमेंट होता। तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखूं। जैसे देखिए घर बनाने के लिए जरूरत ईंटों की होती है, ऐसे एक बॉडी को, एक शरीर को बनने के लिए जरूरत होती है सेल की। तो सबसे पहले एक शरीर को बनने के लिए जरूरत होती है सेल की, सेम ऐसे ही एक घर को बनाने के लिए जरूरत होती है ईंट की। ठीक है, अब देखिए सेल के बाद क्या होता है? ये बहुत सारी सेल मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का, यानी ऊतक का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का, ऊतक। एकदम बेसिक से मैं ये बैच स्टार्ट किया है। जिसको अगर सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनका एकदम डाउट क्लियर होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगी सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। टिश्यू यानी ऊतक, सेल यानी कोशिका। तो अब देखिए जैसे बहुत सारी सेल मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का। ऐसे ही ईंटें मिलकर के क्या बनाती है? दीवार। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ईंटें मिलकर क्या खड़ी करती है, क्या बनाती है? बहुत सारी ईंटें मिलकर घर को बनने के लिए सबसे पहले किस ढांचे की जरूरत होती है? दीवारों की। तो दीवार बनती है। ऐसे एक सेल जब बहुत सारी मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू के बाद ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन की मैं बात करूं तो देखिए जैसे हमारी बॉडी में किडनी है, लीवर है, किडनी यानी गुर्दे, यकृत। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? इन टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ऐसे ही देखिए दीवारों से मिलकर क्या बनता है? दीवारों से मिलकर क्या तैयार होता है? ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया किडनी है, लीवर है। एक शरीर का निर्माण एक सेल से हो गया, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आगे बात करते हैं, ये जो सेल है ये सेल कैसा वर्ड है? देखिए ये जो सेल है, सेल एक अंग्रेजी वर्ड है। कैसा वर्ड है? अंग्रेजी वर्ड है। जबकि सेल को साइंटिफिकली क्या कहते हैं? साइटो बोलते हैं। जहां पर भी आपको साइंस की बुक में साइटो वर्ड लगा हुआ साइटो वर्ड मिला, साइटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है?
सेल होता है। तो साइटो एक क्या है, साइंटिफिकली यानी बायोलॉजिकली नाम होता है सेल का। अभी साइटोलॉजी को हम देखते हैं तोड़ के। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब टू स्टडी, यानी सेल की स्टडी। जो सेल की स्टडी है वो किसके अंदर होती है, साइटोलॉजी में। सेल की स्टडी से मैं बात करूं तो जैसे सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल के और भी जो प्रोडक्ट है, कैसे एक तरीके से सेल जो मैंने अभी बताया हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट एक क्या होती है, ये हमारी बॉडी की क्या है, एक यूनिट है सेल। तो मैंने बात की तो स्ट्रक्चर, फंक्शन, जितने भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसे होते हैं, ये सब स्टडी किसके अंदर करते हैं, यानी सेल का अध्ययन एक तरीके से किसके अंदर होता है, साइटोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सेल का अध्ययन हुआ इसमें, साइटोलॉजी में हुआ। अब देखिए साइटोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले ये साइटोलॉजी टर्म लेकर आए वे साइंटिस्ट थे हार्टविंग। कौन थे, हार्टविंग। ये हार्टविंग जो हार्टविंग साइंटिस्ट है, ये हार्टविंग साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल का जो ये नाम दिया है साइटोलॉजी, यानी सेल का अध्ययन किसके अंदर हुआ है। ये जो साइटोलॉजी वर्ड क्या दिया है, साइटोलॉजी वर्ड जो नाम दिया है ये किसने दिया है, हार्टविंग ने। अब आगे बात करते हैं सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, वे कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। वे साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही एक तरीके से सेल के जनक कहा जाता है किसको, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, वे कौन से साइंटिस्ट थे, या ऐसा आ जाएगा कि सेल का जनक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो सेल को एक तरीके से डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वे कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। अब देखिए जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा डेड सेल को, किसको देखा, मृत कोशिका को देखा। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को भले ही देखा हो लेकिन फिर भी एक तरीके से सेल को देखा तो इन्होंने ही था सबसे पहले, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी के जनक सबसे पहले सेल को देखने वाले किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो इन्होंने डिस्कवर किया था किसे, डेड सेल को, मृत कोशिका को इन्होंने देखा था। अब देखिए जो मृत कोशिका इन्होंने देखी भी थी ना, किसकी देखी थी, इन्होंने देखी थी प्लांट। देखिए प्लांट, पेड़ सभी ने देखे हैं। पेड़ के ऊपर की जो सबसे पहली, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं उसे, बार्क बोलते हैं। बार्क के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या कहते हैं, कॉर्क सेल। और वो क्या होती है, डेड सेल होती है। तो उस कॉर्क सेल को इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। किसमें देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था कॉर्क सेल को। और क्या है कॉर्क सेल, डेड सेल होती है। तो इस कॉर्क सेल को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा इस तरह का, इन्होंने स्ट्रक्चर देखा। केमिस्ट्री वाले देख रहे होंगे कि भाई ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यस, ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का इन्होंने देखा, ऐसी ये जेल सी बनी हुई थी। अब देखिए कैदी जेल में रहते हैं तो जो उनकी सेल बनी हुई होती है, ठीक है, जो उनकी सेल बनी होती है वो ऐसे साइड बाय साइड ऐसे डंडे डंडे खींची हुई होती है ना, बीच में एक दीवार होती है, फिर सेल बनी हुई होती है। तो सेम ये जो हनी कॉम्ब लाइक, इसको हनी यानी मधुमक्खी का छत्ता है ना, वो भी ऐसे ही बेंजीन शेप में होता है मधुमक्खी का छत्ता, इसीलिए इसे हनी कॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या किससे कंपेयर करते हैं, हनी कॉम्ब से इसकी कंपेयर करते हैं। मछली का छत्ता सेम ऐसे ही बहुत सारी बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो इस तरह से कॉर्क सेल का इन्होंने डिजाइन देखा कि कॉर्क सेल इस तरीके से बनी हुई थी। तो इन्होंने ये एक तरीके से सबसे पहले क्या देखा, डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया। तो इस तरह का इन्होंने सेल में स्ट्रक्चर देखा, तो इन्होंने ये सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। अब देखिए इनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए। इनके बाद जो साइंटिस्ट आए फादर ऑफ साइटोलॉजी आए। जो मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जो आधुनिक जनक आए कोशिका विज्ञान के, उनका नाम था स्वानसन। क्या नाम था उनका,
स्वानसन था, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो बुक लिखी सेल यानी सेल के बारे में इन्होंने जो लिखा, ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है इन्होंने अपनी एक बुक लिखी सेल यानी कोशिका ही इनकी बुक का नाम था स्वानसन की। तो इन्होंने सेल के बारे में लिखा क्योंकि इनसे पहले कौन आए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में बताया वो सब बातें इन्होंने इंक्लूड की और अपनी भी रिसर्च जो है इन्होंने चालू रखी। ठीक है, तो कौन आए इनके बाद, जो मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहलाए, स्वानसन कहलाए। अब इनके बाद आते हैं साइंटिस्ट इंडियन। देखिए मैं आगे, देखिए मैं जनक की बात कर रही हूँ कि इनके बाद मॉडर्न जो साइटोलॉजी के जो मॉडर्न फादर है वे कहलाए स्वानसन। इन्होंने अपनी बुक लिखी सेल, सेल के अंदर इन्होंने अपना रिसर्च वर्क लिखा। इसके बाद देखिए मैं बात करूँ तो साइटोलॉजी के इंडियन फादर की, कि भारत के अंदर सेल के बारे में सबसे पहले सर्च करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, यानी एक तरीके से भारत के अंदर सेल के बारे में जो रिसर्च चालू की थी वे कौन से साइंटिस्ट थे, तो वे साइंटिस्ट थे A.K. शर्मा। कौन थे, A.K. शर्मा थी। इन्होंने सबसे पहले भारत में सेल के ऊपर रिसर्च करना चालू किया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो वे कौन है, A.K. शर्मा है। इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं इसके बारे में अगर पूछा गया। तो अब आगे बात करते हैं लिविंग सेल पर सर्च करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, यानी लिविंग सेल को सबसे पहले किसने एक तरीके से डिस्कवर किया। वे साइंटिस्ट थे A.V. लीeuwenhoek यानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ये जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है ये लिविंग सेल को रिसर्च करने वाले, एक तरीके से इन पर डिस्कवरी करने वाले, लिविंग सेल के ऊपर डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वे थे A.V. लीeuwenhoek यानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल पर डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी जिन्होंने सेल के बारे में बताया। जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था वो सब चीजों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए देखा कि हाँ जैसे रॉबर्ट हुक ने बताया था वैसे वैसे है। लेकिन जो इन्होंने बताया बाद में, इनकी डिस्कवरी से पता लगा कि वो जो सेल थी वो मर्द सेल थी। लेकिन जो मुझे सेल मिली है, जो लीeuwenhoek सोच रहे थे कि जो मुझे सेल मिली है ये भी सेल है, लेकिन ये सेल चल रही है, यानी एक सेल में क्या था, मूवमेंट हो रहा था। तो जो इन्होंने सेल देखी वो थी बैक्टीरिया की सेल। किसकी सेल थी ये, एक बैक्टीरिया की सेल थी। इन्हें कहाँ से इन्होंने ये सेल सबसे पहले कहाँ देखी, देखिए किसी किसी बुक में पता लगता है कि इन्होंने जो है अपने ये कपड़े वॉश कर रहे थे, तो जब इन्हें पॉन्ड से जो है एक बैक्टीरिया सेल मिली, इन्होंने माइक्रोस्कोप में सर्च किया। कोई साइंटिस्ट मतलब किसी किसी बुक में ये लिखा है कि ये एक बार बारिश में नहा रहे थे तो इनके जो है मिट्टी फंस गई इनके नेल्स में, इनके हाथों में नाखून में मिट्टी फंस गई। तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, उस मिट्टी को सर्च किया तो उसमें छोटे छोटे, देखिए ये जो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये बैक्टीरिया को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी अपनी एक तरीके से विदाउट माइक्रोस्कोप के हम इन बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। ये साइज में इतने स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया, इनको हम ऐसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इन बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। तो इन्होंने देखा जो वो मिट्टी इनके नेल्स में फंसी हुई थी, तो किसी बुक में मैंने बताया कि ये जो है लिखा है कि ये कपड़े धो रहे थे तो इनको कुछ इस तरह का मिला, तो इन्होंने उसको सर्च किया, अपना मिला। जो आपने देखा है पॉन्ड वगैरह में जो पानी होता है काई नुमा सा होता है, तो उसमें उन्होंने उस पे सर्च की, काई को ला करके उसमें से ऐसी जनरली देखा इन्होंने उसको। तो उसमें तो साइंटिस्ट होते ही है, छोटी छोटी चीज को जो है सर्च करने में लग जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने देख लिया। तो इन्होंने जब देखा तो किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, किसी किसी इसमें। तो फाइनली इन्होंने सबसे पहले बात है यहाँ पर आपके लिए जानने की, इन्होंने सर्च किया लिविंग सेल को। किसने किया, A.V. लीeuwenhoek ने। इन्होंने और भी डिस्कवरी की है, वो भी अभी आपको बताऊंगी। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने सेल के बारे में कौन सी बुक लिखी, द सीक्रेट ऑफ नेचर। कौन सी बुक लिखी इन्होंने, द सीक्रेट ऑफ नेचर। इन्होंने ये अपनी बुक लिखी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने रॉबर्ट हुक का नहीं बताया था। रॉबर्ट हुक ने जो अपनी बुक लिखी, यानी स्कोप सेल के बारे में जो इन्होंने सर्च किया, जो डिस्कवरी की, इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा।
वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने जो अपनी बुक लिखी माइक्रोग्राफिया। आगे मैं बात करूं मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी स्वानसन ने जो अपनी बुक लिखी सेल। इन्होंने अपनी डिस्कवरी जो भी सेल के बारे में अपना सर्च किया वो लिखा अपनी सेल बुक में। अब मैं आगे बात करूं लिविंग सेल के जो फादर है वो एवी लिवेनहॉक, इन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर लिखी। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। अब आगे और बात करते हैं लिवेनहॉक की डिस्कवरी के बारे में। को खोजने के बाद इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की। तो इन्होंने देखिए कौन कौन सी डिस्कवरी की सेल के अतिरिक्त मैं बात करूं तो इन्होंने देखिए सबसे पहले एक तरीके से शुक्राणु के बारे में जो डिस्कवरी की वो भी इन्होंने की। स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में, शुक्राणु के बारे में भी इन्होंने अपनी रिसर्च की। प्रोटोजोआ में भी इन्होंने एक तरीके से प्रोटोजोआ पर भी इन्होंने वर्क किया। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ पर डिस्कवरी की वो इन्होंने की प्रोटोजोआ। आगे बात करें आरबीसी सेल। देखिए आरबीसी सेल, फिर उसके बाद बात करें बैक्टीरिया सेल। अब देखिए ये जो आरबीसी सेल होती है ना, आरबीसी सेल होती है बहुत सारी, ट्रिलियन में होती है आरबीसी सेल, इतनी होती है, ठीक है, होती है ये ट्रिलियन में होती है, ठीक है। लेकिन ट्रिलियन में होने के बावजूद भी ये सेल को जो है बहुत सूक्ष्म सेल, ये जो सेल है आरबीसी ये छोटी सेल्स होती है। कैसी सेल होती है? ये छोटी ही सेल होती है। अब बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया पर ही एक तरीके से लिविंग सेल को जो इन्होंने खोजा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, वो कौन सी सेल थी लिविंग सेल? वो ये बैक्टीरिया ही थी जिन्होंने इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा। उसके बाद इन्होंने स्पर्म यानी शुक्राणु पर खोज की, फिर इन्होंने प्रोटोजोआ पर भी खोज की और आरबीसी सेल पर भी इन्होंने खोज की। बैक्टीरिया पर इन्होंने सबसे पहले की। अब आगे बात करते हैं सेल थ्योरी को, यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत पर कार्य करने वाले दो साइंटिस्ट थे। देखिए अब शुरू में हम बात करें, देखिए जो रुडोल्फ वर्चो, मैंने साइंटिस्ट का नाम लिखा, इन्होंने भी इस सेल थ्योरी पर वर्क किया। लेकिन इन दोनों के बाद ये आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइडेन, देख रहे हैं आप यहाँ पे सैलेडेन एंड स्वान। जो ये सैलेडेन साइंटिस्ट थे ये थे एक क्या थे? ये एक बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति के एक तरीके से वनस्पतियों के ऊपर सर्च करने वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं बॉटनिस्ट, यानी पेड़ पौधों के बारे में जो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो ये जो सैलेडन थे ये थे एक बॉटनिस्ट, और जो ये समान थे थियोडोर समान थे ये थे एक जूलॉजिस्ट, यानी जंतुओं के बारे में खोज करने वाले, ये एक जूलॉजिस्ट थे। तो एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट, इन दोनों ने यानी सैलेडन एंड स्वान ने कब 1838 से 1839 तक इन्होंने ये अपना इस सेल थ्योरी पर काम किया। 1838 का ये एंड था जब इन्होंने सेल थ्योरी पर काम करना शुरू किया। 1839 इनका स्टार्टिंग का पॉइंट था। देखिए कई बार एग्जाम में 1838 भी दिया हुआ हो सकता है कि सेल थ्योरी पर वर्क कौन से सन में किया गया, तो 1838 भी दिया हुआ हो सकता है। अगर ये नहीं होता, जनरली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में अगर सन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी पर वर्क कौन से सन में किया गया, तो वो होगा 1839। ऑलमोस्ट एग्जाम में ही आता है, लेकिन कई बार 1838 भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर। तो दोनों ही इन्हें आप सन को याद रखिएगा। अब देखिए सैलेडन और स्वान ने सेल थ्योरी पर वर्क किया। इन्होंने क्या वर्क किया? अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरा बनता है और कमरे से मिलकर फिर क्या बन जाता है? एक घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही सेल से बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। तो इन्होंने ये देखा अपनी डिस्कवरी में सबसे पहले टिश्यू के बारे में। अब देखिए यहाँ से एक और मैं छूट गया है, एक साइंटिस्ट और है ड्यूट्रोचैट। यहाँ पर मैं बताऊं, एक साइंटिस्ट और है ड्यूट्रोचैट।
तो ये जो ड्यूट्रोचैट साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले टिश्यू के बारे में बताया कि सेल्स का ग्रुप मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, सेल्स के ग्रुप यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू के बारे में एक तरीके से इन सैलेडन एंड स्वान से पहले ही इनकी जो है रिसर्च चालू हो गई थी 1824 में। कब? 1824 में इन्होंने बताया था कि सेल्स के बहुत सारी सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो एक तरीके से टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया ड्यूट्रोचैट ने। देखिए ये बहुत सारी सेल है, ये सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ये टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया ड्यूट्रोचैट ने, टिश्यू फॉर्मेशन। तो टिश्यू का निर्माण किया ड्यूट्रोचैट ने। ठीक है, ये बहुत सारी क्या है, सेल है। चलिए 1824 में इन्होंने ये बता दिया था कि बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है। अब उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में कि टिश्यू इन्होंने बता दिया, फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई। तो सेल थ्योरी पर वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे सैलेडन एंड स्वान। कब वर्क किया? 1838 से 1839 तक इन्होंने काम किया सेल थ्योरी पे। तो इन्होंने बताया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो जितने भी जीवित, क्या जीवित? जीव, यानी जितने भी जीवित जीव आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से। देखिए कई बार क्या होता है, सेल ऑफ ऑर्गेनली भी आ जाता है और होता है सेल, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल ऑफ ऑर्गेनली या ऑर्गेनली ऑफ सेल, ऑर्गेनली ऑफ सेल। तो देखिए जो एक सेल तैयार होती है वो बहुत सारी सेल के प्रोडक्ट से मिलकर, यानी बहुत सारी सेल के कोशिकांग, ऑर्गेनली की हिंदी है कोशिकांग, यानी कोशिका के कोशिकांग और सेल मिलकर के बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। इन्होंने दोनों ने ये बताया, लेकिन ये नहीं सर्च कर सके थे कि ये जो सेल है एक के बाद एक सेल कैसे आ रही है, कैसे इन सेल ये एक तरीके से जनरेट कैसे हुई, कहां से आई। तो उस सेल के बारे में कि सेल कैसे आ रही है, एक के बाद एक सेल कैसे बन रही है, इसके बारे में बताया रुडोल्फ वर्चो ने। कब बताया? 1855 में। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बताया, ये एक लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसने में लिखा हुआ है ये? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? लैटिन भाषा में। ठीक है, तो ये ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? देखिए ओमनी का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले से ही, सेलुला यानी सेल, ई टू यहाँ पर सेलुला सेल, यानी पुरानी सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन। पहले से ही पुरानी सेल थी अर्थ पर, पहले से ही पुरानी सेल थी, उन पुरानी सेल से ही फॉर्मेशन हुआ है न्यू सेल्स का। इस तरीके से जो है सेल डिवाइड हो करके क्या बना रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रही है। कैसे? देखिए एक सेल, देखिए लिविंग सेल को सर्च किया सबसे पहले लीवेनहॉक ने। ठीक है, ये कर लिया, फिर इन्होंने देखा सबसे पहले अर्थ पर बैक्टीरिया ही जर्मिनेट, एक तरीके से सबसे पहले अर्थ पर किसे देखा गया है, बैक्टीरिया को ही देखा गया है। फिर बैक्टीरिया के बाद ही हम जैसे इंसान भी क्या हुए हैं, हम जैसे इंसानों का भी डेवलपमेंट हुआ और हमसे भी अलग हैं, जैसे गाय भैंस बकरी में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, गाय भैंस बकरी भी। तो ये सब ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले किसको देखा गया लिविंग सेल में? बैक्टीरिया को देखा गया। तो एक सेल से, यानी ये एक सेल पहले से ही थी, पुरानी सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये किसने बताया? अपनी लैटिन लैंग्वेज में ओमनी सेलुला ई सेलुला में रुडोल्फ वर्चो ने बताया। ठीक है, 1855 में। तो एक सेल डिवाइड हुई दो सेल में, फिर ये दो सेल बनी, इस एक सेल से दूसरी सेल बनी, दो और सेल बनी, तो एक सेल डिवाइड होती है दो सेल में। फिर ये दो सेल डिवाइड हुई थी इससे, यानी एक सेल से दो सेल बनी, दो सेल से चार सेल बनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी सेल बनी और बहुत सारी सेल से मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। टिश्यू के बाद ऑर्गन बनने स्टार्ट हुए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया
ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और फिर एक लिविंग बॉडी तैयार हो गई। ऑर्गन सिस्टम फिर एक लिविंग बॉडी बनकर तैयार होगी। ठीक है, तो ऐसे एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो इन्होंने बताया, मेन बात जो असली बात इन्होंने बताई रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में, कि पुरानी सेल पहले से ही थी। उस पुरानी सेल ने डिवाइड हो करके क्या बनाया, बहुत सारी सेल्स को बना दिया। फिर ये आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि कैसे एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। ड्यूटरोचैट के बारे में देख लिया। तो ये हमने यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट देखे, इन्होंने कैसे कैसे सेल को ये लेकर आए। जैसे सेल के बारे में ही पढ़ा कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, कौन सी सेल देखी गई, डेड सेल देखी गई, फिर लिविंग सेल देखा, फिर इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। उसके बाद हमने यहाँ पर चर्चा की कि इन्होंने जो सेल थ्योरी है वो किसने दी है। फाइनली सेल के बारे में जो एक तरीके से सेल थ्योरी के बारे में एक सेल थ्योरी कंप्लीट हुई रुडोल्फ वर्चो के द्वारा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट, यानी एक तरीके से मेन पॉइंट जहाँ से एक तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, ताकि वो फ्रेंड आपके जो कोर्सेज नहीं ले सकते हैं तो वो हमारे चैनल से एकदम बढ़िया बेसिक से हम स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो फिर भी आपका इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।